A very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. ठीक है. So आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिसीज के बारे में जिसका नाम है गाउट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गाउट कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गाउट इन द पेशेंट. So gout is basically a metabolic disorder in which is characterized by the accumulation of uric acids in the joint. So basically ये disease होती है जिसमें जो major फैक्टर होता है और द मेजर केमिकल मेटाबोलाइट होता है जो रोल प्ले करता है उसका नाम होता है यूरिक एसिड. सो व्हाट इज एक्चुअली द यूरिक एसिड? यूरिक एसिड इज बेसिकली जब भी हम बॉडी में प्रोटीन्स इनटेक करते हैं, सो whenever in our diet we intake the proteins, those proteins break down into the purines and that purines lead to the production of a uric acid in our body. नो वो जो यूरिक एसिड हम बोल सकते हैं कि इट इज अ बेसिकली ए excretory product or it is basically the metabolite of purines in our body. So whatever the uric acid जो purines के breakdown से बनता है वो हमारी kidneys के थ्रू और feces के थ्रू जो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है. This is the normal thing which actually happens, but in certain conditions जो यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है और एक्चुअली जिसकी वजह से उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है या कुछ अनदर रीजंस की वजह से जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया. हाइपर यूरिसीमिया मतलब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड. So whenever in the condition the level of uric acid in the blood rise above the normal range, वो uric acid जो होता है वो पेशेंट के joints में बेसिकली मेटाटोर्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है वो मेजरली इफेक्टेड होता है. तो वो जो यूरिक एसिड बनता है जिसका लेवल बड़ा होता है वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स. So that uric acid accumulation in the crystal lead to the joints pain, lead to the swelling in the joints, and that is a gout. So हम पूरे अगर हम डिफाइन करें gout को, so it is a metabolic condition in which there is a accumulation of uric acid crystals in the joints of a patient. ठीक है. अगर हम बात करें नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड की तो फीमेल्स और मेल्स में दोनों में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है उसकी रेंज जो होती है वो डिफरेंट होती है. इन द फीमेल इट इज नियर टू 5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और इन द मेल्स इट इज बिटवीन द 6 to 7 mg पर डेसीलीटर. अब बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशन जिसमें जो यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है. देखो देयर इज अ टू कंडीशंस, दो मेन अगर हम स्पेसिफिक रीजंस की बात करें, वन इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड सेकंड इज अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. सो यही दोनों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो सकता है. अगर हम बात करूं ओवर प्रोडक्शन की, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में ज़्यादा कर रहे हैं, हम अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, हम फिश ज़्यादा खा रहे हैं, हम मीट का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, सभी ऐसे कुछ डाइटरी कॉन्सिक्वेंट्स जिनमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा प्रेजेंट होता है हम वो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं. तो उसमें क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो यूरिक एसिड ऑब्वियसली इसका उस यूरिक एसिड वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. क्लियर. सो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, so ultimately overproduction of uric acid will occur in our body. So first is overproduction, second is under excretion कि हमारी बॉडी हमारी किडनीज की एक नॉर्मल कैपेबिलिटी है यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने की, या बोल सकते हैं एक रेट है जिसपे किडनीज होती है वो यूरिक एसिड को एक्सीड करती है फ्रॉम आवर बॉडी. क्लियर. बट अंडर एक्सक्रीशन मतलब कि जिस स्पीड से वो नॉर्मल पेशेंट में उसका एक्सक्रीशन हो रहा है वो गाउट वाले पेशेंट में उस स्पीड से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, जिसको बोलते हैं अंडर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड. So it can be happen in the number of conditions, like suppose if any patient is suffering from the kidney diseases, any patient is suffering from the kidney failure, so in those conditions kidneys are not able to excrete the uric acid from the body. Other than these things there are the certain drugs also, कुछ ऐसे drugs भी होते हैं जैसे एस्पिरिन और सैलिसिलेट्स और डायूरेटिक्स. ये तीन तरह के ड्रग्स होते हैं. अगर हम इस तरह के ड्रग्स को डेली इंटरवल पे इंटेक करते हैं, ये ड्रग क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को एक्सक्रीशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. क्लियर. सो बेसिकली दिस आर द टू स्पेसिफिक रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड. मैंने क्या बताया, ओवर प्रोडक्शन अगर हम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, एंड सेकेंड इज अंडर excretion. So these are the two causes of
hyperuricemia and causes of the gout in the patient. अगर बात करें कि व्हाट आर द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स ये होता है कि आपकी जो जॉइंट्स है वो उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, अचानक से सडन पेन होना शुरू हो जाएगा, विच इज सडन पेन। और पेन जो होती है वो मेजरली एट द नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट होती है। मतलब हम बोलते हैं कि पेन के जो अटैक आते हैं मेजरली पेशेंट को एट द नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग ही ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस आर द सर्टेन साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द गाउट। अगर हम बात करें व्हाट आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से पेशेंट सस्पेक्टेबल हैं टू गेट सफर फ्रॉम द गाउट। द फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी पेशेंट को जेनेटिक हिस्ट्री, जेनेटिक कॉज भी बोल सकते हैं इसको, अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से इस तरह की प्रॉब्लम है तो दे आर द वेरी ह्यूज चांसेस कि यू कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम द दिस मेडिकल कंडीशन। सेकेंड इज ओबेसिटी। अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम से किडनी डिसीज है उस कंडीशन में भी आपका ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने पहले बताया, आप अगर एस्पिरिन ले रहे हो, आप एस्पिरिन का इंटेक डेली इंटरवल पे या कुछ कुछ दिन के बाद कर रहे हो, डायबिटिक्स ले रहे हो, तो वो ड्रग्स की वजह से भी वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। ठीक है, सो दिस आर द सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इन द पेशेंट जो उसको सस्पेक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं टू गेट सफर फ्रॉम द गाउट मेडिकल कंडीशंस। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन। ए नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड्स and number of things can be used for the diagnosis or the investigation of the gout in the patients. Like first is blood level को check कर सकते हैं, पेशेंट का ब्लड लेंगे उसमें यूरिक एसिड का लेवल चेक करेंगे, दैट इज अ वेरी नॉर्मल टेस्ट। उसके बाद अदर टेस्ट वी कैन ऑल्सो परफॉर्म। डीप में जाने के लिए हम कर सकते हैं उसका फ्लूइड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके फ्लूइड में देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट है या नहीं। सो दैट इज अ सेकंड टेस्ट व्हिच वी कैन परफॉर्म। ओके, एंड द थर्ड वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एक्सरे। ओके, ताकि जॉइंट्स में कितनी स्वेलिंग है, कितना इन्फ्लामेशन है वो चेक कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को भी चेक कर सकते हैं। सो दिस आर द सर्टेन इन्वेस्टिगेशनल मेथड व्हिच वी कैन यूज फॉर द evaluation or identification of a gout in the patients. Last and not least is a treatment. हम कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स को पेशेंट में दे सकते हैं, क्योंकि पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो पेन को कम करने के लिए वी कैन गो फॉर द NSAIDs, दैट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो दे सकते हैं, एस्पिरिन एंड मेनी अदर ड्रग्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लामेशन हो रही है तो हम इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ड्रग देंगे। उसके बाद हम अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे एक आप कॉज जो है वो बताना भूल गया। समटाइम्स यूरिक एसिड का बनने के लिए एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, उस मेटाबॉलिक पाथवे में इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में उन इंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो समटाइम्स उस इंजाइम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी हम कुछ ड्रग्स देते हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, कौन कौन से इनके साइड इफेक्ट्स हैं। मेजरली मैंने आपको बता दिया, पेन किलर देंगे हम, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे पेशेंट को, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स भी पेशेंट को देंगे। ओके, और हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो दैट इज मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशनल रिजल्ट्स। Okay, so in the next we will discuss about the symptoms. I think you are clear with my presentation about the gout. Okay, rest we will discuss in the next class and next video. Thank you so much. We will meet in the next video. Thank you.